नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों समय अब आपके पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है, परीक्षा की घड़ी निरंतर आपके निकट आती जा रही है, तो अपनी तैयारी में जितनी ज्यादा धार दे सकते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को जितना ज्यादा धारदार कर सकते हैं अब दोस्तों कर लीजिए। और यूपी ट्रिपल एससी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एससी के नेचर को भी समझने का प्रयास कीजिए। ये कंसेप्चुअल प्रश्नों को डालता जरूर है, पर कंसेप्चुअल प्रश्नों से ज्यादा इसका जो जोर होता है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ होता है। तो जितना ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जितने ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतने ज्यादा आप कीजिए। क्यों? कि जैसे उसने पूछ लेगा, सपोज करिए वो नेशनल पार्क के बारे में, कोई भी नेशनल पार्क किस स्टेट में है, किस तिथि में वो, किस डेट में वो स्थापित हुआ था, किस ईयर में उसकी स्थापना हुई थी, इस तरीके से कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछ सकता है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं उतनी ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर, जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं उतने ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। मेरे पिछले वीडियोस को आप जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवाइज आप कीजिए। चलिए आज का सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का दूसरा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है उत्तराखंड का दूसरा बाघ अभयारण्य। उत्तराखंड का दूसरा बाघ अभयारण्य है राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो उत्तराखंड का पहला बाघ अभयारण्य हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जबकि ये जो राजाजी नेशनल पार्क है ये देश का 48वां टाइगर रिजर्व है, यानी 48th टाइगर रिजर्व है, 48वां बाघ अभयारण्य है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देश का जो 47वां बाघ अभयारण्य था वो कौन सा था? वो था बोर वन्यजीव अभयारण्य, जो कहां पड़ता है? वो पड़ता है आपका महाराष्ट्र राज्य में। जबकि देश का 48वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो वो है राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड का दूसरा बाघ अभयारण्य है। और यदि बात करें उत्तराखंड का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा होगा, तो वो होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का 49वां बाघ अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया था? यानी आपसे 49th टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहा है। तो देश का 49th टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देश का 49th टाइगर रिजर्व है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान या ओरंग बाघ अभयारण्य। और ओरंग बाघ अभयारण्य ये कहां पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है असम राज्य में। यानी देश का 49वां बाघ अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है असम में। यदि असम के अन्य बाघ अभयारण्यों की बात करें तो एक तो आपका काजीरंगा हो जाएगा, साथ ही मानस है, नामेरी है और ओरांग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश का 50वां बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? बोर वन्यजीव अभयारण्य, कमलांग राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए बोर वन्यजीव अभयारण्य जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, देश का 47वां राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है। जबकि राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, देश का 48वां बाघ अभयारण्य है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में पड़ता है, देश का 49वां बाघ अभयारण्य है। जबकि कमलांग राष्ट्रीय पार्क, और कमलांग राष्ट्रीय पार्क देश का 50वां बाघ अभयारण्य है। और ये किस जगह प्रदेश में पड़ता है? तो यह पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है कमलांग राष्ट्रीय पार्क या कमलांग बाघ अभयारण्य, कमलांग टाइगर रिजर्व, जो देश का 50वां बाघ अभयारण्य है। और जिस प्रदेश में यह पड़ता है वह प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से बाघ अभयारण्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, पक्की बाघ अभयारण्य ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा नामदफा बाघ अभयारण्य ये भी आपका कहां पड़ता है? ये भी पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए कुछ एक्ट्स हैं बहुत सारे
जो आपको पढ़ने हैं उनकी आपको ईयर जरूर याद रखना है कि किस ईयर में वह पारित हुआ था या किस ईयर में वह अधिसूचित या लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था 1932 में। काफी पुराना एक्ट है। बंगाल राइनोसोरस के संरक्षण के लिए बनाया गया यह अधिनियम था जो कि पारित हुआ था ब्रिटिश काल में और सन 1932 में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अधिनियम सबसे पुराना है? ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट या बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट। देखिए ये सभी पुराने अधिनियम हैं, अंग्रेजों के समय के बनाए गए अधिनियम हैं। आपसे पूछ रहा है इनमें से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है। देखिए यदि बात करें ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट की तो ये बनाया गया था आपका 1879 में, जबकि मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ये आपका 1873 का है। वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट की यदि हम बात करें तो ये 1887 का है, यानी 1887 का, जबकि बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये कब का है? 1932 का। तो आपसे सबसे पुराना पूछ रहा है तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। तो इनकी तिथि आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। जैसे मैं बता चुका, फैक्चुअल क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फैक्चुअल्स आएंगे, तो आप इनकी तिथि को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला एक्ट है असम राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट। आपसे पूछा जा रहा है असम राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1887 में, 1932 में, 1954 में या 1972 में? तो दोस्तों ये पारित किया गया था आपका 1954 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष संशोधित किया गया था? देखिए इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक बार ये प्रश्न दिया था और मैंने पूछा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब संशोधित हुआ, और उसमें ऑप्शन में 1991 था, और मैंने आपको 1991 बताया था। तो किसी का कमेंट आया कि 1983 में संशोधित हुआ कि 1986 में हुआ। तो वो जो प्रश्न जिस संदर्भ में था ना, वहां पे एक तो ऑप्शन भी 1991 ही था और अधिकतम संशोधन उसका 1991 में हुआ है, तो वो उससे रिलेटेड वो प्रश्न था। तो इसलिए मैं ये प्रश्न यहां पर लेकर के आया हूं। तो ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1983 में, 1986 में और 1991 में, तीनों में संशोधित हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो ध्यान रखिएगा, आजादी के कुछ ही वर्षों बाद सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1952 में। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में एक वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था? जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और ये कब का है? ये है आपका 1972 का। इसी अधिनियम के तहत भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। अधिनियम मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पूरा का पूरा लेक्चर इसी अधिनियम पर लिया था। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना भी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। साथ ही इसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक वन्यजीव सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस अधिनियम के तहत भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई थी, लेकिन किस वर्ष में की गई थी? क्या 1972 में की गई थी या 1974 में की गई थी, 1985 में की गई थी या 1992 में? तो ध्यान रखिएगा 1972 में नहीं की गई है,
बल्कि कब की गई है, तो एक अच्छा खासा समय लगा था। 1985 में इस प्रावधानों के तहत भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई थी। चलिए अगला है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव बोर्ड या राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करते हैं? भारतीय वन्यजीव बोर्ड की, जिसका गठन कब किया गया है? सन 1985 में। किस अधिनियम के तहत? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में देश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो आपको याद होगा यूनेस्को का एक कार्यक्रम था, यूनेस्को का कार्यक्रम था मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, जिसे मैब के नाम से भी जानते थे। और ये कब का था? ये था 1971 का। और इसी कार्यक्रम के तहत 1986 में भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। किस क्षेत्र को किया गया? तो वह किया गया आपका नीलगिरी को। नीलगिरी को पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया 1986 में। किस कार्यक्रम के तहत? यूनेस्को के मैब कार्यक्रम के तहत। और मैब कार्यक्रम कब का है? 1971 का। अब तक कितने घोषित हो चुके हैं? तो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व भारत में घोषित किए जा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई? 1973 में, 1983 में, 1993 में या 2003 में? तो ध्यान रखिएगा, वन क्षेत्र या हम कह सकते हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के संरक्षण हेतु, उन्हें सुरक्षित रखने हेतु नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। और किस वर्ष में शुरुआत की गई? तो ये की गई आपकी 1983 में। चलिए अगला है, जूलॉजिकल गार्ड अलीपुर नामक चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? कोलकाता में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में या बेंगलुरु में? तो ध्यान रखिएगा, जूलॉजिकल गार्ड अलीपुर नामक ये जो चिड़ियाघर है, बहुत फेमस चिड़ियाघर है। और ये कहां पर है? तो ये स्थित है आपके कोलकाता में। अच्छा, मैंने एक प्रश्न पूछा था, बहुत एक या दो स्टूडेंट का कमेंट आया था। मेरा प्रश्न था कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? अभी तक आप लोगों के कमेंट मुझे प्राप्त नहीं हुए, तो आज आप बताएंगे मुझे कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। चलिए प्रश्न है, जूलॉजिकल गार्ड अलीपुर नामक ये जो चिड़ियाघर है, ये किस राज्य, किस शहर, कर लीजिए दोस्तों, किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपके कोलकाता में। यदि राज्य आपसे पूछा जाए तो राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला है, नरेंद्र नारायण पार्क किस राज्य में स्थित है? नरेंद्र नारायण पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या तमिलनाडु में? तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नारायण पार्क जो है ये स्थित है कूच बिहार में। और कूच बिहार कहाँ पड़ता है? क्या बिहार राज्य में पड़ता है? नहीं, ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। तो नरेंद्र नारायण पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेल्यानी कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या तेलंगाना? तो वेल्यानी कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? यह है आपके केरल राज्य में। लॉयड बॉटनिकल गार्डन निम्न में से कहां स्थित है? देखिए सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं, आपको रटने पड़ेंगे, समझाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? तो ये आपका दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग कहां पड़ता है? दार्जिलिंग पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। चलिए अगला है, वर्तमान में भारत के कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? 16, 17, 18 या 19? तो 18 है कुल। पहला कब घोषित किया गया था? 1986 में। कौन सा? नीलगिरी। किस कार्यक्रम के तहत? यूनेस्को के मैब कार्यक्रम के तहत, जो कि 1971 का है। अब आप बताएंगे कि यूनेस्को के जो सूची है उसमें कितने शामिल हैं? इसमें से, इन 18 में से यूनेस्को की सूची में कितने शामिल हैं? चलिए हम देखते हैं जब तक अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना
की गई थी? 1987 में, 1992 में, 1997 में, 1981 में। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में की गई थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको मैंने बताया था इसका अध्यक्ष कौन होता है और किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत? पेपर बिल्कुल नजदीक है, देखें आप लोगों को कितना याद है। आप कमेंट में बताएंगे कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। देखिए, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई कीजिए, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं यदि आपको पता है और आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो उन प्रश्नों के उत्तर पता करने का प्रयास जरूर किया कीजिए। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1992 में। अध्यक्ष और अधिनियम आप मुझे बताएंगे। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश में स्थित जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1990 में, 1983 में, 1985 में या 1999 में? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है सन 1983 में। चलिए अगला प्रश्न है, पेंगुइन नामक पक्षी कहां पाया जाता है? पेंगुइन बहुत ही ठंडे इलाके में पाया जाने वाला पक्षी है, जो कि आपका विश्व के किस महाद्वीप में मिलता है? ये मिलता है आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में, सफेद महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों पर घर बनाकर रहने वाली मध्य अफ्रीकी आदिम जाति कौन सी है? देखिए पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसी मध्य अफ्रीका की ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि पेड़ों पर घर बना करके रहती है? जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर घर बना करके, वृक्षों पर घर बना करके रहती है। मसाई, बद्दू, पिग्मी या बुशमैन। तो वह जनजाति कौन सी है? तो वह जनजाति है आपकी पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति जो है पेड़ों पर ही घर बनाती है और उसी पेड़ के ऊपर ही वो रहती है। जैसे कि पशु पक्षी रहते हैं पेड़ों पर, उसी प्रकार से यह जनजाति भी पेड़ों पर ही रहती है। कौन सी जनजाति है? पिग्मी जनजाति। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है? देखिए सभी स्टेट्स के राजकीय पशु आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे स्टेट्स के राजकीय पशु हम पढ़ा चुका हूं, छत्तीसगढ़ का यहां पर है और जो रह जाएंगे उसकी लिस्ट भी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप बस उनका रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। ठीक है, वन भैंसा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो वह है छत्तीसगढ़ का। चलिए अगला है, डॉल्फिन किस संघ का जंतु है? मत्स्य, उभयचर, स्तनपाई या अकशेरुकी? तो डॉल्फिन किस संघ का है? डॉल्फिन स्तनपाई है, मैमल है, गांगेय डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। वह क्या है? वह एक मछली नहीं है बल्कि एक स्तनपाई जीव है। तो डॉल्फिन किस संघ का जंतु है? तो वह एक स्तनपाई जंतु है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप से मिश्रित स्थल है। देखिए प्रश्न थोड़ा अधूरा हो सकता है पर ये इसी तरीके से पूछा गया था, तो सीधी सी बात है ये यूनेस्को के स्थलों के बारे में बात कर रहा है। यूनेस्को की में जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें से कौन सा स्थल ऐसा है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से मिश्रित स्थल है? तो भारत का इसे प्रथम कह लीजिए या एकमात्र कह लीजिए, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यदि आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो यह किया गया था सन 2016 में। याद रखिएगा, 40 के नाम तो आपको याद नहीं रख पाएंगे और आपके इस पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन 8 विश्व धरोहर सूची जो 7 प्राकृतिक हैं और एक जो मिश्रित है, इन 8 के ईयर आपको याद होने चाहिए। अभी बात करूंगा, इसी वीडियो में बात करूंगा सभी ईयर्स की, तो ध्यान रखिएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो सन 2016 में। और यह भारत का प्रथम या एकमात्र ऐसा विश्व धरोहर है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक
दोनों में शामिल किया गया है, यानी ये एक मिश्रित स्थल है। चलिए अगला है, यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहरों की सूची में शामिल होने में कौन अन्य से भिन्न है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये आप ऐसे इसका प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं कि ये जो है तीनों प्राकृतिक हैं और ये मिश्रित है, तो इस तरीके से ये प्रश्न नहीं पूछना चाह रहा, क्योंकि यहाँ पर कंचनजंगा की जगह कोई और नाम भी हो सकता था। सपोज कीजिए यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता था, तो ये इस तरीके से नहीं पूछ रहा है। ये क्या पूछना चाहता है, ये ईयर के हिसाब से बात कर रहा है। यूनेस्को ने की विश्व विरासत धरोहरों की सूची में 1985 में आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों को शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कब शामिल किए गए थे? ये शामिल किए गए थे 1985 में। सबसे पहले ये तीन शामिल किए गए थे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जबकि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है सन 2016 में। तो यही जो है भिन्न हो जाएगा, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला है, यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहरों की सूची में शामिल होने के क्रम में निम्न में से कौन सुमेलित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1985 में, तो दोस्तों ये 1985 में नहीं बल्कि 1987 में शामिल किया गया था। यानी 1985 में तो तीन शामिल किए गए थे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जबकि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल किया गया? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया गया है आपका 1987 में। पश्चिमी घाट 1986, तो पश्चिमी घाट 1986 में नहीं बल्कि सन 2012 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? सन 2012 में। जबकि बात करें यदि नंदा देवी तथा फूलों की घाटी, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी 1988 में, तो ये बिल्कुल सही है, इसको 1988 में ही शामिल किया गया है। जबकि मानस वन्यजीव अभयारण्य ये 1987 का नहीं है बल्कि 1985 का है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा और केवलादेव, ये तीनों कब शामिल किए गए थे? ये किए गए थे 1985 में। जबकि पश्चिमी घाट को 2012 में, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी को 1988 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में कितने प्राकृतिक स्थल हैं? 8, 9, 10, 11। अब देखिए टोटल तो 40 हैं, जिसमें से प्राकृतिक कितने हैं? प्राकृतिक हैं आपके 7, और मिश्रित कितने हैं? जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक में आते हैं वो हैं 1। लेकिन यहां कहीं 7 ऑप्शन दिया नहीं है। ऐसी स्थिति में आप 8 को सही मान लेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मिश्रित में तो है, प्राकृतिक तो है ना कंचनजंगा, और ऑप्शन में दिया नहीं है 7, इस वजह से आप 8 को ही सही उत्तर मानेंगे। वैसे ध्यान रखिएगा 7 प्राकृतिक हैं और 1 आपका मिश्रित है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य, सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में, बिल्कुल सही। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय ये पेरिस में नहीं है दोस्तों, बल्कि कहां पर है? ये है आपका जिनेवा में। और जिनेवा कहां पड़ता है? तो जिनेवा आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। जबकि थुम्बी महोत्सव कहां पर होता है? तो थुम्बी महोत्सव आपका मनाया जाता है केरल राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला चौथा प्राकृतिक स्थल निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा 1985 में आपके 3 हो गए, कौन कौन से? काजीरंगा, केवलादेव और मानस। इसके अलावा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कब शामिल हुआ? ये हुआ आपका 1987 में।
पश्चिमी घाट हमने अभी अभी चर्चा करी, ये कब हुआ? तो ये हुआ 2012 में। जबकि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में शामिल किया गया, जबकि नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को आपको 1988 में शामिल किया गया। तो 85 में 3 हुए, उसके बाद 1987 में आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला चौथा प्राकृतिक स्थल था। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होंगे। इन्हें घोट करके पी जाइए, याद कर लीजिए। फैक्चुअल प्रश्न हैं, सीधे आपसे एग्जाम में ये जरूर टकराने वाले हैं। चलिए 100 प्रश्न आने हैं, तो बहुत से प्रश्न आपको एक एक वीडियो लेक्चर से कई प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हर वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। चलिए फिर जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।